साहित्य की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके विषय में मैं आपको कुछ कहूँ, मैं ये धृष्टता नहीं कर सकता। मैं तो रसास्वादन कर रहा था, बैठकर इतनी सुंदर गज़लें, मैं उनके लिए तैयार नहीं था, और एकाएक ऐसे सूक्ष्म अभिव्यक्तियों में डूबता उतराता सच में आनंद ले रहा था। और इतना शुष्क विषय आपके सामने रखूं, मेरा मन नहीं मानता कि आपको एकाएक ऐसे रस के वर्षण से खींचकर मैं शुष्कता की ओर ले जाऊं। लेकिन मैं आपको कश्मीर की भाषा और उसके साहित्य के विषय में कुछ जानकारियां जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि कश्मीरी हमारी उन 14 भाषाओं में से एक है जो भारत ने स्वाधीनता के फौरन बाद अपने संविधान की 8वीं सूची में चिन्हित की थी। 8वीं सूची में हमने तब 14 भाषाएं पूरे भारत की निकाल के रखी थी। आज वो 22 हो गई हैं। 4 बार उनमें बढ़ोतरी की गई और 8 भाषाएं जोड़ी गई। लेकिन उन मूल 14 भाषाओं में कश्मीरी एकमात्र ऐसी भाषा है जो किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं जाती, जिसमें कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, जिसका कोई अध्यापक नहीं है, जिसमें कोई अखबार नहीं छपता, जिसमें कोई पुस्तक नहीं छपती, जिसमें कोई पत्रिका नहीं छपती, जिसमें कोई डिग्री नहीं है। उन 14 भाषाओं में से एकमात्र अभागी भाषा कश्मीरी। और कश्मीरी कोई 100-200 साल पुरानी भाषा हो, विकसित ना हो, ऐसा भी नहीं है। कश्मीरी भाषा में साहित्य की उपलब्धता आज जो हमारे पास कुछ पांडुलिपियां बची, कुछ हाथ आई, उनमें 13वीं सदी का छुम्ब संप्रदाय एक ग्रंथ है, जिसमें एक ओर संस्कृत में श्लोक हैं और उसके ठीक सामने कॉरेस्पॉन्डिंग, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसी का कश्मीरी भाषा में रूपांतर है। उसको हम प्रोटो कश्मीरी कह सकते हैं। आज की कश्मीरी का पूर्ववर्ती एक मिजाज जो है वो वहाँ झलकता है। उसके बाद 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ उपलब्ध है जिसे महानय प्रकाश कहते हैं। फिर 15वीं शताब्दी के 2 ग्रंथ हैं, एक बानासुर कथा है, एक सुख दुख चरित है। तो कश्मीरी में लिखित इतिहास के प्रमाण जितने पुराने हैं उतनी बहुत सी भारतीय भाषाओं के नहीं है। बहुत कम ऐसी भाषाएं हैं। मतलब हम आज भी हिंदी भाषा के इतिहास में जब पहले जाते हैं तो वीर गाथा काल को हम 13वीं शताब्दी के आसपास का मानते हैं। हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा है, तो ऐसी कश्मीरी का ये हाल स्वयं कश्मीर में हो रहा है। अगर उसे पढ़ना है आपको तो जेब से भारतीय मुद्रा का 100 रुपए का नोट निकालिए, उसमें जिन भाषाओं में वो 100 रुपया, तो हथ रुपये आपको नस्तालिक लिपि में, उनकी लिपि और भाषा का अंतर अभी मैंने समझा, नस्तालिक लिपि में आपको हथ रुपये लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। सिंधी भी उसी भाषा में, उसी लिपि में है, उर्दू तो है ही और कश्मीरी है। ये 3 भाषाएं नस्तालिक लिपि में आपको उस नोट पे पढ़ने को मिलेंगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कश्मीर ने कश्मीरी के स्थान पर अपने लिए उर्दू को चुना। अब उर्दू पैदा तो हुई थी दिल्ली और लखनऊ के बीच के हिस्से में, फर्रुखाबाद मान लीजिए, और यहीं पे पनपी और पली बढ़ी। लेकिन उर्दू के साथ बदकिस्मती ये हुई कि इसे बंटवारे में मोबिलाइजेशन का एक टूल बनाया गया। उर्दू को एक पहचान दे
एक समुदाय विशेष की, और उस समुदाय विशेष ने इस भाषा को अपनी पहचान बना करके औजार बना लिया। तो जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने यह तय किया कि उसकी एक ही जुबान होगी, उर्दू, और उर्दू के अलावा और कोई जुबान नहीं होगी। तो उन्होंने जो अपनी सूबाई जुबानें थी, चाहे वो सिंधी थी, पंजाबी थी, सिंधी भी थी, पंजाबी भी थी, पश्तो भी थी, बलोच भी थी, और एक और जुबान थी जो आप शायद भूल जाएंगे, बंगाली, बंगला, ईस्ट पाकिस्तान की जुबान थी। तो उन्होंने कहा कि हम इन जुबानों को दरकिनार रखेंगे और सिर्फ उर्दू में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, लिखेंगे, लिखाएंगे। बोलने पर तो पाबंदी नहीं लग सकती, लेकिन कामकाज हम सिर्फ। बंगालियों का ज़मीर जागा। 21 फरवरी 1951 को ढाका विश्वविद्यालय में 6 लोगों ने विरोध करते वक्त अपनी जान दे दी, गोलियों का शिकार हुए। तो ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बीच उसी दिन पड़ गए, क्योंकि उसी बंगाली ने, जिसने उर्दू को औजार बनाकर अपने प्रदेश को ईस्ट पाकिस्तान घोषित करवाया था 47 में, उसको जब ये कहा गया कि आप बंगला नहीं पढ़ोगे, उर्दू पढ़ोगे, तो वो तैयार नहीं। अभी बांग्लादेश बना नहीं था। 1968 में यूनाइटेड नेशंस ने जब ये तय करना था कि वर्ल्ड मदर टंग डे कौन सा होगा, तो उन्होंने 21 फरवरी को चुना कि अपनी मातृभाषा के लिए जान देने का काम जिस समाज ने किया है, और वो अभी भी ईस्ट पाकिस्तान था, उस आंदोलन को, उस दिन को, उस तिथि को 21 फरवरी 21 फरवरी बंगला लोग कहते हैं, को वर्ल्ड मदर टंग डे घोषित किया गया, और 3 साल के अंदर अंदर वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। मेरे कश्मीर का ऐसा सौभाग्य नहीं था। वहाँ उर्दू पढ़ाई गई, उर्दू ही लिखाई गई, उर्दू में ही कामकाज होते रहे। कश्मीरी को लगभग जैसे तय कर दिया गया था कि मारना है। तो जो समाज अपनी भाषा को मारने पे तुल जाए, उसका क्या असर होगा? हमारे यहाँ भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। वो मातृभाषा इसलिए नहीं कहा जाता कि माँ बोलती है इसलिए वो मातृभाषा है। भाषा माँ होती है इसीलिए वो मातृभाषा है। भूमि माँ होती है इसलिए वो मातृभूमि है। वो माँ की तरह पालती है, इसीलिए उसका एक बहुत बड़ा स्थान है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए उस पर इतना आग्रह किया जाता है कि बचपन में बच्चा जिसको सहजता से सुनता है, सीखता है, जिसमें ज्ञान लेता है, उसी में वो अपनी शुरुआती पढ़ाई करे, और बाद में फिर वो जितनी मर्जी भाषाएं सीखे। लेकिन शुरुआत में उसके जो सीखने की सहजता के दिन होते हैं, उसमें उस पर ऐसी भाषाओं का बोझ न पड़े कि उसके सीखने की प्रक्रिया में बाधाएं आए। ये एक मनोविज्ञान है भाषा के प्रति। कश्मीर में त्रासदी रही और आज तक बरकरार है। भाषा केवल वाहिनी होती है, यूं तो देखा जाए भाषा में शब्द हैं, व्याकरण है, वाक्य विन्यास है, लेकिन उन पटरियों पर विचार दौड़ते हैं। विचार ही नहीं, पीढ़ियों और सदियों से संजोया हुआ अनुभव हस्तांतरित होता है। हम जिस प्रकृति में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उससे जो सीखते हैं, उन अनुभवों को अपनी शब्दावली में, अपने मुहावरों में, अपनी कहानियों में,
कश्मीरी केवल बोली रह करके वो कर पा रही है, उसका मार्ग अवरुद्ध है, उसको बौना कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये अब जिम्मेवारी उस समुदाय पर आ पड़ी है जो वहाँ है भी नहीं, क्योंकि वहाँ जो समुदाय बचा है उसकी इसके प्रति कोई रुचि नहीं है और ना ही कोई उत्तरदायित्व है या जिम्मेवारी है। ऐसा क्यों है? मैं बिल्कुल राजनीति से अलग चलूंगा आपके निर्देशानुसार। केवल भाषा और भाषा का मेरे समाज, साहित्य का मेरे समाज पर क्या प्रभाव है और क्या असर है, क्योंकि भाषा पहचान का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ एनी आइडेंटिटी। लैंग्वेज डिफाइंस अस in a manner that nothing else does. जैसे आप बोलते हैं, आपका एक्सेंट, आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो कहाँ के हैं मैं उससे पता कर सकता हूँ। तो भाषा, जब आप भाषांतर भी करते हैं तो वो अपनी छाप, अपनी महक छोड़ जाती है, वो ऐसे आपकी पहचान बनती है। और कश्मीर आज पहचान के द्वंद्व में फंसा है, और क्योंकि वो अपनी मौलिक पहचान, अपनी वास्तविक पहचान से मुंह मोड़ता है, उसको जुटलाता है, उससे झुंझलाता है, उसको मानता नहीं, तो वो अपनी भाषा के साथ भी खिलवाड़ करता है। भाषा का अगर वाक्य विन्यास संस्कृत से लिया है तो वो चूकता है। भाषा में शब्दावली यदि संस्कृत के शब्दों से मिलती जुलती है तो अखरती है। भाषा अगर आपको अपने इतिहास की याद दिलाता है, इन्हीं साहित्यिक कृतियों की याद दिलाता है, आपको अपने इतिहास से जोड़ता है, तो फिर वो आपके किसी कल्पना लोक को जाके ध्वस्त करता है, उससे भी दिक्कत होती है। तो कश्मीरी आज उस सब की कीमत चुका रही है। लेकिन ये हमारी साझी पूंजी है। कश्मीर में केवल कश्मीरी नहीं पनपी, कश्मीर में संस्कृत पली बढ़ी, पनपी, पुष्पित, पल्लवित हुई, विकसित हुई। संस्कृत का जितना साहित्य पूरे देश में उपलब्ध है, उसमें अगर कश्मीर में पैदा हुआ, लिखा हुआ संस्कृत का साहित्य निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, इसकी कल्पना करना भी दूभर है। और संस्कृत ने कश्मीरी को बहुत कुछ दिया और कश्मीरी ने भी संस्कृत को बहुत कुछ दिया। कश्मीर शब्द जो है वो संस्कृत के शब्दावली में, शब्दकोश में केसर के लिए माना जाता है। केसर और कश्मीर समानार्थक, वही होता था केसर और कहीं नहीं। तो संस्कृत और कश्मीर की जो साझी पूंजी कश्मीर की भूमि पर है, आज वो सत्य है। और उस सब में जो संचित अनुभव है वो दिक्कत में है। संस्कृत भाषा को अरबी और फारसी के शब्दों से ठूंसा जा रहा है, क्योंकि यदि आपको अपनी पहचान नकारनी है तो भाषा में किसी तरह कृत्रिमता से उसको बिगाड़ना पड़ता है, ये भी मजबूरी है। तो पहचान उर्दू का शब्द है, कश्मीरी में उसे प्रजनत कहते हैं, जो मूल कश्मीरी है, लेकिन वहां की कश्मीरी में अब उसे तशख्खुस कहते हैं, क्योंकि वो फारसी से है। उर्दू फिर भी आपको यहाँ की लगती है, यहीं की है, लेकिन तशख्खुस तो खालिस फारसी है, तो वो घुस गया है। ऐसे भाषा भौंडी हो जाती है, मतलब ना आधा तीतर आधा बटेर जैसी लगती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। कश्मीरी से, कश्मीरी के मूल शब्द
बोलचाल की भाषा बची है तो बोलचाल में आप कुछ भी करते रहिए, रिकॉर्ड में आ जाती है, क्योंकि वो फिर हिस्सा बन जाती है। मैंने आग्रह किया था हमारे मानव संसाधन मंत्रालय से 2-3 साल पहले कि कश्मीरी को किसी तरह पुनर्जीवित किया जाए, उसमें कुछ काम किया जाए। तो उन्होंने पूछा कि लिपि क्या है। मैंने कहा आजकल तो उन्होंने उस पर नस्तालिक थोप रखी है, लेकिन कश्मीरी की मूल लिपि शारदा है। मैंने कहा शारदा लिपि कैसी होती है, क्या होती है? मैंने कहा अगर आपको जानना है तो गुरुमुखी में आपको शारदा दिखाई पड़ेगी। गुरुमुखी शारदा से निकली लिपि है। तिब्बतन स्क्रिप्ट शारदा से निकला है। गुरुमुखी राउंडेड है, तिब्बतन स्क्रिप्ट इलोंगेटेड और शार्प है, लेकिन उसके जो अक्षर हैं वो मूलतः शारदा के हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिपि लुप्त है, ऐसा नहीं है कि भाषा पूरी तरह मर गई है। उस पर प्रयास होना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं। भाषाएं ऐसा माना जाता है कि मर जाती हैं यदि उसको बोलने वाले, उसमें लिखने पढ़ने वाले ना बचे। यूनेस्को ने कुछ बड़ी रोचक उसकी बात की दी है। डेफिनेशंस में कहते हैं कि भाषा, the language is dead when its native stops speaking it, but language is extinct when nobody speaks it. So there's a difference between a dead language and an extinct language. We are neither extinct nor dead yet, but we are heading there, unfortunately. And it is reflected in what is happening in my state, in my home, in Kashmir. So I thought, मुझे लगा कि मैं, आप भाषा अनुरागी हैं, आप भाषा में रस ढूंढते हैं, तो मैं आपको आप ही की भाषा कुल में से एक भाषा के विषय में थोड़ी जानकारी दूं। मैंने समय लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कश्मीरी भाषा में आपने कहा कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं उसको बचाने के लिए, आप क्या प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में भी हम लोग को बता दीजिए। जी, तो मैं एक पत्रिका है, जर्नल है, जिसका नाम ही रखा है प्रजनत, जिसका अर्थ है पहचान, जैसा मैंने आपको कहा, और ये अंग्रेजी हिंदी में है, यानी रोमन और देवनागरी में है। इसमें हम कश्मीर के साहित्य, इतिहास, कला, स्थापत्य कला, आस्था और इन विषयों पर लिखते हैं। ये एक भाषा से ही केवल जुड़ा हुआ नहीं है, एक व्यापक भूमि पर काम करने वाला प्रयास है, लेकिन इसका भाषा पर आग्रह कोई कम नहीं है। अभी हमें कश्मीरी में लिखने वाले नहीं मिलते। कश्मीरी को देवनागरी में लिखा जाए और लिखी हुई कृतियों को छापा जाए, ये लगता है कि थोड़ा एम्बिशियस है। इस पर काम हो, इसको प्रोत्साहन मिले, इसका प्रयास चल रहा है, लेकिन अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक रूप से भी जो थोड़ा बहुत कर पाते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा काम ये है कि इसके प्रति जानकारी, जागरूकता बढ़ा रहे हैं, लोगों में जाकर, खासकर जो समुदाय कश्मीरी बोलता है उसमें जाकर इस आग्रह कर रहे हैं कि इस विषय में काम करने वाले सोचें और उस पर बैठ करके जम के काम किया जा सके। मतलब ये शौकिया काम से नहीं बचेगी, इसमें जीवन लगेंगे, पीढ़ियां लगेंगी तो बच पाएगी। सुशील जी, संदीप जी ने पाणिनि का वर्णन किया पत्रिका के बीच में, तो आप थोड़ा सा संदर्भ ये दें कि कश्मीर में जो संस्कृत का काम हुआ उस पर थोड़ा सा आप बताएं। अभिनवगुप्त और पाणिनि से लेकर नाट्य शास्त्र से लेकर सब कुछ, जो लंबा समय बताया, थोड़ा 2-4 मिनट है शायद। पाणिनि का जन्म स्वात में हुआ था। स्वात का नाम से परिचित है कश्मीर आजाद किस संदर्भ में स्वात याद आता है? पाकिस्तान और कश्मीर में। स्वात से मलाला यूसुफजई भी आती है। स्वात में मुल्ला फजलुल्लाह है,
जो दिल्ली के तालिबान पाकिस्तान चलाते हैं, उस वक्त में आज से कोई 2700-800 साल पहले पाणिनि जन्मे थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, जिनकी अष्टाध्यायी को आज भी व्याकरण का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। वो कश्मीर से 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है, कश्मीर घाटी से एज द क्रो फ्लाइज, तो वो एक ही जनपद का हिस्सा माना जाता था। कश्मीर में पातंजलि हुए आज से 2200 साल पहले, तो उन्होंने व्याकरण पर बहुत काम किया, योग सूत्रों पर तो काम किया। आप क्योंकि आप व्याकरण से में रुचि रखने वाले, रुय्यक हुए, कैयट हुए, कलहर ने तो राजतरंगी नहीं लिखी, मैं व्याकरण के विषय में बोल रहा हूँ। तो व्याकरण में ऐसा काम करने वाले लोग कश्मीर में हुए। अभिनव गुप्त ने तो व्याकरण पर भी कितना कुछ लिखा। तो कश्मीर में संस्कृत साहित्य पर जिस तरह का काम हुआ, और वो केवल वैदिक शैव ही नहीं, बौद्ध धर्म, महायान बुद्ध मत जो है उसका जन्म कश्मीर में हुआ। वो यदि गया मध्य एशिया, तिब्बत, फिर वहां से चीन, जापान, कोरिया, तो वो कश्मीर से गया। उसको ले जाने वाले कश्मीरी थे, कुमारजीव कश्मीरी थे, पद्मसंभव कश्मीरी थे। पद्मसंभव को द्वितीय बुद्ध कहा जाता। तो ये कश्मीर की घाटी ने दिया। भारत में जो संगीत की परंपरा है, जिसका स्रोत शारंगदेव का संगीत रत्नाकर है, उस संगीत रत्नाकर में शारंगदेव अपने परिचय स्वरूप कहते हैं, अस्ति स्वस्ति ग्रह कुलवंशम श्रीमद काश्मीर संभवम। वो कश्मीर कहने से पहले श्रीमद लगाते हैं, एक आदर सूचक कि मैं वहां का हूं, मेरा ग्रह कुलवंश श्रीमद काश्मीर का है। तो संस्कृति में, एस्थेटिक्स में मम्मट का काव्य प्रकाश कश्मीर का है। पोएटिक्स है, एस्थेटिक्स है, रस का सिद्धांत है, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक कश्मीर से है। नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती, जो अभिनव गुप्त ने लिखी, जिसके अभाव में आप नाट्य शास्त्र न पढ़ सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं, न समझ सकते हैं। जिस नाट्य शास्त्र को विद्वान 5वां वेद तक मानने को, उसको नाट्य वेद कहते हैं, नाट्य शास्त्र नहीं कहते हैं कुछ विद्वान गुणीजन। कश्मीर की देन है। तो कश्मीर केवल एक रियल एस्टेट का झगड़ा नहीं है, कोई राजनीति का विषय नहीं है। कश्मीर हमारी पहचान का, हमारी आस्था का, हमारे अस्तित्व का, अस्मिता का प्रश्न है, और उसके विषय में क्या कहा जाए और क्या सुना जाए, मैं यही 4-6 लाइनें आप अगर कश्मीरी में बोल के सुनाए तो आपको कश्मीरी सुनने में कैसी लगती है? बहुत प्यारी लगती है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने आज ही अभी एक पूजा के कार्यक्रम से निकल के आया, जहाँ नई समुदाय के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम घर वापस कब जाएंगे। तो कश्मीरी में एक कवियत्री है लल्लेश्वरी, एक और इब्राहिम लल्लेश्वरी, ललद्यत कहते हैं, लल्ला इब्राहिम, वो लल आरिफा कहते हैं उसको, क्योंकि वो समुदाय उसको यूसर्व करना चाहता है, तो वो लल आरिफा कहते हैं। वो लल्लेश्वरी है, ललद्यत है उसका नाम है। लल्ला इब्राहिम गुरु ग्रंथ साहब में उनकी धुन में मेंशन हुआ। अच्छा। कहीं भी 1430 पेजेस में किसी औरत की लिखत नहीं आई है, तो मुझे बहुत क्रोध आता था। सिर्फ एक जगह लल्ला इब्राहिम का उन्होंने। अच्छा, वो शायद बोलने में कहीं किसी से चूक हो गई। वो 1320 से 1392 तक थी वो, ये उनका काल था। तो उन्होंने वाक कहे, जैसे अक्का महादेवी कन्नड़ा में वजना के नाम से, आंडाल हैं तमिल में लिखती हैं, मीराबाई के भजन हैं, तो वो कश्मीर की मीराबाई मान लीजिए, लल्लेश्वरी। तो
तो उन्होंने वाक कहे, वो अपने जीवन में उनको एक तरह से ज्ञानोदय हुआ, तो वो अपने परिवार से घर से निकल गई और वो फिर विचरती थी, घूमती थी, जहाँ सांझ हो जाती थी रुक जाती थी, और शिवलीन थी, शिव भक्त थी। तो उनका एक वाक है, वो घर हम कब जाएंगे उससे मुझे याद पड़ता है। तो इसमें आपको साहित्य में जो अनुभूति की और साथ ही साथ अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता आपको इसमें दिखाई पड़ेगी। मैं अंग्रेजी में पहले कश्मीरी में बोलूँगा, उसका फिर आपको अनुवाद बताऊँगा। अनुवाद करना बड़ा कठिन होता है ऐसे वाक्यों का। आयमिपन सदरस नायविछस लमान दीना कैना दाइम्योन मेदिदीतार। आयमिपन सदरस नायविछस लमान कैना दाइम्योन मेदिदीतार। आमन टाक्यन पोइंजन श्रमान जुवचुम ब्रमान गर्गछ। अब इसके अर्थ, हाँ जी, आयनिपन सदरस नायविछस लमान कैना दाइम्योन मेदिदीतार। आयन टाक्यन पोइंजन श्रमान जुवचुम ब्रमान गर्गछ। आयमिपन, आयम कहते हैं कच्चे, पन कहते हैं धागे। तो अनवोवन थ्रेड यानी कपास ही समझ लीजिए, उससे मैं अपनी नाव खींच रही हूं। जीवन की नाव मैं उस कच्चे अनबुने धागे से खींचती हूँ। कैरिना दाइम्यो, क्या मेरा देवता मुझ पर इतना अनुग्रह करेगा कि मेदिदीतार, मुझे भी उस पार पहुंचा देगा। आयमन टाक्यन, मिट्टी के कच्चे सकोरों, आयमन टाक्यन जो पके हुए नहीं है, मिट्टी के कच्चे सकोरों से जैसे पानी भाग जाता है, ऐसे मेरा जीवन भाग रहा है। जुवचुम ब्रमान, जुव शब्द निकला है संस्कृत के जीव से, जीव दिल नहीं, जुव प्राण, जुवचुम ब्रमान प्राण थरथराते हैं।